नमस्कार, मैं आलोक कुमार एक बार फिर से आप लोग के सामने। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे भारत में राष्ट्रवाद और हमने पिछली कक्षा में देखा था कि भारत में जो 1920 का जो दशक था उसमें किस प्रकार से राष्ट्रवाद का विकास होता है। हमने ये देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की जो स्थिति थी वो कैसी थी और उन जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई राष्ट्रवाद के लिए वो किस प्रकार से धीरे धीरे भारतीय राजनीति को एक नया आयाम देती है। इसी बीच महात्मा गांधी का आगमन और उसके बाद असहयोग आंदोलन का होना और उसमें जिस तरह की जनमानस जिस तरह से जुड़ा भारत के साथ और लोगों को कनेक्ट किया गया कि हमारे लिए स्वराज कितना महत्वपूर्ण है, तो इन्हीं सब घटनाओं को हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में देखा था। अब हम आगे देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के समाप्ति के बाद जब साइमन कमीशन के भारत आता है और उसकी जो रिपोर्ट दी जाती है, उस रिपोर्ट के बाद भारत की जो स्थिति है वो कैसी होती है। 1930 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाती है और देखते ही देखते ऐसा प्रतीत होता है कि अब भारत स्वतंत्र ही होने वाला है। ऐसी परिस्थिति में महात्मा गांधी के द्वारा एक बार फिर से एक नए आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाती है, जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा एक नया आंदोलन चलाया जाता है जिसे कहा जाता है नमक सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह चूँकि टेक्स्ट बुक में हम लोग को पढ़ना है नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन 2-3 तरह से पूछता है। यह क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है जैक बोर्ड का वो इस प्रकार का होता है कि दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं, पहला। दूसरा कि नमक सत्याग्रह क्या है, इसके बारे में विस्तार से लिखें। या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के आरंभिक शुरुआत के बारे में लिखें या आरंभिक कारणों के बारे में लिखें। तो ये जब सारी चीज़ें क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में तो उसका एक ही आंसर होगा। आपको क्या लिखना है, नमक सत्याग्रह के बारे में लिखना है, जिसे हम दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। आइए हम चलते हैं और फिर से हम देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो क्या कारण था कि दांडी मार्च के लिए या नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए महात्मा गांधी फिर से प्रेरित। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि वहाँ के जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड इरविन। क्या नाम था, लॉर्ड इरविन। और लॉर्ड इरविन के समक्ष महात्मा गांधी के द्वारा 11 सूत्रीय मांग रखे गए थे। 11 सूत्रीय मांग जो थे वो अलग अलग थे, 2 किसानों के लिए, 5 उद्योगपतियों के लिए और उसके अलावा 6 जो थे वो भारतीय जनमानस के लिए थे। तो मैं बता दूं यहाँ पे कि जो किसान थे उनके लिए जो लगान था उसको माफ़ करने की बात हो रही थी। दूसरी ओर जो उद्योगपति थे उन्हें वो औपनिवेशिक जो भारत में जो व्यापार हो रहा था उसमें वो स्वतंत्रता चाहते थे। उन्हें चाहते थे कि जो उद्योगपति पर जो ब्रिटिशर्स का जो कमांड है वो कमांड हो, इसलिए वो उससे मुक्ति चाहते थे। और जो भारतीय जनमानस थे उसमें आप देखेंगे कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ था कि नमक पर टैक्स लगा दिया गया था या नमक पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक अधिकार स्थापित किया गया था। मैं बता दूं आपको कि जो भारत के जो तटीय क्षेत्र थे उन तटीय क्षेत्रों पर नमक की खेती होती थी। नमक की खेती करने का अभिप्राय ये था कि समुद्र का पानी वो अपने पास के गांव में लाते थे और वहाँ पर उसको रख देते थे और जैसे ही वाष्पीकृत होता था तो नमक बच जाता था, तो उसी को वो बाज़ार में बेचते थे, तो उससे उनकी कुछ इनकम होती थी, कुछ आय होती थी। परंतु ब्रिटिश सरकार के द्वारा उस पर भी टैक्स लगा दिया। महात्मा गांधी को एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया जिससे वो आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन आरम्भ करने में उन्हें सुविधा हुई या उसको लिया। तो 11 सूत्रीय मांग के अलावा मैंने बताया आपको कि नमक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अतिरिक्त थी जिसका नाम था यंग इंडिया, और यंग इंडिया में उन्होंने ये 11 सूत्रीय मांग के बारे में उन्होंने अपने पेपर में, अपने अखबार में उन्होंने संपादकीय में जिक्र किया था और उन्होंने अनुरोध किया था कि उन मांगों को पूरा किया जाए। परंतु लॉर्ड इरविन के द्वारा उनके इस मांग को एक सिरे से खारिज कर दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में महात्मा गांधी वो एक ऐलान करते हैं कि अब वो 12 मार्च से सत्याग्रह करेंगे, जिसे नमक सत्याग्रह का नाम दिया गया। तो गुजरात में एक स्थान है जिसका नाम था साबरमती, से साबरमती आश्रम के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी अक्सर अपना समय वहीं पे व्यतीत करते थे। वहाँ पर 12 मार्च 1930 ईस्वी को वहाँ से वो अपने 78 अनुयायियों के साथ वो क्या किए, वहाँ से उन्होंने पद यात्रा शुरू की और धीरे धीरे उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते गए और 240 किलोमीटर
के दूरी तय करने के बाद वो पहुँचे गुजरात का एक तटीय गांव था, उसका नाम था दांडी। और वो कब पहुँचे? वो पहुँचे 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। इस प्रकार वो वहाँ पर पहुँचे और जैसे जैसे उनका कारवां जा रहा था वो धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। मैंने आपको बताया कि जो 11 सूत्रीय मांग थे उसमें सभी वर्ग के लोगों के लिए सरकार से डिमांड की गई थी, ब्रिटिश सरकार से कहा गया था। तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा था कि ये जो महात्मा गांधी कर रहे हैं वो हम सभी के लिए कर रहे हैं। इससे भारतीय जनमानस वो तेजी से जुड़ने लगा। इस क्रम में वो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर वो समुद्र से नमक को उठाकर और नमक कानून तोड़ने का ऐलान करते हैं। इसी घटना को दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया कि दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह क्या है, तो इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो हर एक साल एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। उनका कभी वो लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, कभी वो शॉर्ट में आते हैं, पर ये टॉपिक ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। आइए अब हम देखते हैं कि दांडी यात्रा के बाद क्या होता है। तो दांडी यात्रा जब 6 अप्रैल को वो नमक कानून बना करके जब इसको तोड़ते हैं, उसके बाद वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के आरंभ की घोषणा करते हैं और इसमें एक बार फिर से वो बहिष्कार की नीति अपनाते हैं। कौन सी नीति? बहिष्कार की नीति। और ये जो बहिष्कार होगा वो अहिंसात्मक होगा, जैसे कि असहयोग आंदोलन के समय किया गया था। परंतु वहाँ पर एक चीज़ और थी, उन्होंने इस बार क्या किया था, रूपरेखा तैयार कर दिया था कि ये जो आंदोलन होगा वो हिंसात्मक नहीं हो, इसके लिए वो पूरी तरह से तत्पर थे। जब बहिष्कार की नीति अपनाई गई तो एक बार फिर से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की बात हुई, सरकारी नौकरियों को छोड़ने की बात हुई, शराब की जो दुकानें थी उसको पिकेटिंग करने की बात थी। इस प्रकार से स्कूल कॉलेजों को छोड़ने की बात थी, सरकारी नौकरियां, सरकारी सम्मान को त्याग करने की। तो इस तरह की जो चीज़ें थीं, जो पिछले बार असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम थे, वो लगभग उसी तरह के कार्यक्रम यहाँ पर किए गए। लेकिन यहाँ की खासियत क्या थी? इस बार के आंदोलन की खासियत ये थी कि क्योंकि नमक ऐसा चीज़ था जो लोगों से जुड़ा हुआ था, तो इसलिए वो इन सब चीज़ों उससे लोग खुद को कनेक्ट कर रहे थे। तो ये बहिष्कार की नीति काफ़ी कारगर हुई और ये आंदोलन काफ़ी बड़े पैमाने पर एक बार फिर से उठा। मैं बता दूं कि इसी क्रम में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें वर्तमान में या इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें क्या किया? गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उनका एक संगठन था जिसे हम लाल कुर्ती कहते हैं, उनके द्वारा लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था। ये जो पश्चिम उत्तर जो भारत है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एरिया था, वहाँ पर अब्दुल गफ्फार खान का वो पूरा क्षेत्र था और वहाँ पर वो लाल कुर्ती आंदोलन चला किया गया। तो आंदोलन क्या हो गया? वो हिंसात्मक होने लगा। और इसी बीच में जब देखा गया कि चारों तरफ से भारत के लोग जो हैं वो ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे हैं, ऐसे में महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब महात्मा गांधी की गिरफ्तारी होती है, इसके बाद से भारतीय राजनीति की जो घटनाक्रम है वो काफ़ी तेज़ी से बदलने लगती है। और क्या होता है? उनकी गिरफ्तारी के बाद जो प्रतिरोध था वो हिंसक हो जाता है। मैं यहाँ एक चीज़ और बता दूँ आपको कि जो बहिष्कार की नीति हो रही थी उसमें जो ग्रामीण क्षेत्र थे, जो जंगली क्षेत्र थे, वहाँ पर एक ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगाया गया था वन्य कानून। वन्य कानून के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जंगलों से बिना ब्रिटिश सरकार के परमिशन के कोई भी लकड़ी या लकड़ी से बने चीज़ों का उपयोग नहीं कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे, खासकर जनजाति वर्ग के जो लोग थे, वो इससे काफ़ी क्रोधित थे और वो चाहते थे कि किसी प्रकार से अंग्रेज यहाँ से चले जाएं और उन्हें पूर्व की तरफ स्वतंत्रता प्राप्त हो। तो मैं बता रहा था कि जैसे ही महात्मा गांधी की गिरफ्तारी होती है, उधर अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद से देश में जो भारतीय जनमानस थी वो इस प्रकार से क्रोधित हो जाती है, आह्लादित हो जाती है कि लोग गिरफ्तारियां देने लगते हैं और जगह जगह आंदोलन जो है वो अपने हिंसात्मक रूप में परिवर्तित होने लगता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे असहयोग आंदोलन के समय हो रहा था। तो इस बीच में जब प्रतिरोध हो रहा था तो देखा जाए तो लगभग सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 1 लाख से अधिक लोग जो है इस आंदोलन में गिरफ्तार किए गए। इतने जेल भरो अभियान के तहत जो लोग हैं वो जेलों में अपनी गिरफ्तारियां देने लगे। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि जेलों में रखने के लिए जगह नहीं थे ब्रिटिश सरकार के पास। तो इस तरह से हम देखा जाए तो ये जो आंदोलन है वो एक जनमानस से संबंधित आंदोलन हो गया था और महात्मा गांधी के जो भूमिका थी, जो उनका मेहनत था, वो सामने प्रत्यक्ष दिख रहा था।
इसी बीच जब सरकार काफ़ी दबाव में आती है तो दबाव में आने का एक वजह और होता है। मैंने पिछली कक्षा में बताया था आप लोग को साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन जो एक आयोग आया था भारत में 1928 ईस्वी में, और वो यहाँ पे संवैधानिक सुधार और मूल्यांकन की बात कर रहा था। तो जब साइमन कमीशन भारत आते हैं और उनके द्वारा भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी जाती है, और कहा जाता है कि जब पूरे भारत में गो बैक साइमन का बात चल रही थी और विरोध हो रहा था, उस परिस्थिति में साइमन कमीशन को द्वारा कुछ सुझाव दिया जाता है जिसमें भारत एक संघ के रूप में हो, यहाँ पर केंद्रीय और विधानमंडल सशक्त हो, और उसके अलावा यहाँ पे संविधान की आवश्यकता पर बल दिया गया। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए एक गोलमेज सम्मेलन ब्रिटिश सरकार के द्वारा लंदन में बुलाया गया था। जब प्रथम सम्मेलन बुलाया गया तो वहाँ पे कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसमें महात्मा गांधी नहीं थे, महात्मा गांधी को जेलों में बंद कर दिया गया था। तो ऐसी परिस्थिति में जब यह गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ, तब लॉर्ड इरविन पर काफ़ी दबाव पड़ा जो वायसराय थे, और वो क्या हुआ कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ, और समझौते में कुछ बातें तय हुई, जिसमें से प्रमुख था कि जो नमक पर टैक्स लगाया गया था उसे टैक्स फ्री कर दिया गया, और जो महत्वपूर्ण था कि राजनीतिक जो बंदी थे उनको बिना शर्त उन्हें छोड़ दिया जाए, और जो लोग हिंसात्मक आंदोलन में भाग लिए थे उन्हें छोड़ने की बात नहीं हुई थी। पर बता दूं यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुना दी गई थी, और 23 मार्च को उनके फांसी का डेट भी मुकर्रर कर दिया गया था। लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच जो समझौता हो रहा था उसमें कहीं भी भगत सिंह और जो उनके साथी थे उन्हें छुड़ाने के लिए या उन्हें मुक्त करने के लिए कोई भी समझौते में उस चीज़ को शामिल नहीं किया गया था, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण आप समझ सकते हैं, या कहा जा सकता है इसको कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण था। तो इसमें जब लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच समझौता होता है, इसके बाद महात्मा गांधी को जेल से मुक्त कर दिया जाता है और उन्हें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आने के लिए इनवाइट किया जाता है। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। मैं बता दूं आपको कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 12 नवंबर 1931 तक हुआ था। ठीक है, ये जो सम्मेलन हो रहा था, मैंने आपको पहले ही पूर्व में इसके बारे में बता दिया कि गोलमेज सम्मेलन क्यों हो रहा था। संवैधानिक जो सुधार थे उसके लिए भारत एक संघ के रूप में हो, यहाँ पे औपनिवेशिक रूप से किस तरह से भारत में और व्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है उसके बारे में था। परंतु द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी काफ़ी कॉन्ट्रीवर्शियल रहा और ये भी एक बार फिर से असफल हो गया। हम लोग इसके बारे में जिक्र करेंगे कि इसमें क्या हुआ था। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हुई थी, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके बीच काफ़ी विवाद हुआ था। विवाद किस लिए? विवाद यहाँ पर दलितों के सम्मान के लिए, उनके राजनीतिक अधिकार के लिए किया गया था और इसके कारण से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो गया, क्योंकि महात्मा गांधी के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो सुझाव दिए गए थे दलितों के उत्थान से संबंधित, उनके राजनीतिक अधिकार को लेकर, उसे कांग्रेस पार्टी के द्वारा उसे क्रम में एक और घटना होती है जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ना है, जिसे कहा गया है कॉमनल अवार्ड। क्या कहा गया है? कॉमनल अवार्ड। कॉमनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 ईस्वी को जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री होते हैं रैमजी मैकडोनल्ड, उनके द्वारा एक प्रस्ताव कहा जाता है जिसे सांप्रदायिक पंचायत भी कहते हैं। उसमें उन्होंने ये घोषणा की कि अब जो है जिस तरह से मुस्लिमों को, सिख को दिया गया था निर्वाचन, उसी प्रकार से अब दलितों को भी दिया जाएगा और उन्हें राजनीतिक अधिकार दिए जाएंगे और इसके साथ साथ उन्हें सोसाइटी में एक समानता प्राप्त हो, वो समाज के मुख्य धारा में आ सकें, इसके लिए उन्हें विशेष कुछ व्यवस्था की जाएगी। परंतु कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के द्वारा इसका काफ़ी विरोध किया गया। इवन तक कि जब कॉमनल अवार्ड की घोषणा की गई तो महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस तरह से विरोध किया गया कि महात्मा गांधी क्या कि उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा कर दी और उन्होंने कहा कि जब तक कॉमनल अवार्ड होगा मैं अनशन पर रहूँगा। तो मैट्रिक एग्जामिनेशन में कॉमनल अवार्ड के बारे में आता है क्वेश्चन, जो शॉर्ट नोट्स होता है, तो आप इससे ब्रीफ कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि हमारे किताब में, टेक्स्ट बुक में जो अगला टॉपिक है वो है लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। इसका अर्थ ये है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था, उस आंदोलन की जो रूपरेखा थी वो किस प्रकार थी। वो जैसे हम लोग असहयोग आंदोलन को देख रहे थे,
शहरों में कैसा था, ग्रामीण क्षेत्रों में कैसा था, बागानों में कैसा था, ठीक उसी प्रकार से अब यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो किस प्रकार का था और उसे अलग अलग लोगों ने किस प्रकार से लिया। तो हम देखते हैं कि जो जमींदार वर्ग था वो इसे किस प्रकार से लिया। जमींदार वर्ग के जो लोग हैं वो लगान का विरोध कर रहे थे, वो लगान के जो दर को बढ़ा दी गई थी वो चाहते थे कि ये लगान का दर जो है कम हो जाए। दूसरी ओर जो किसान थे वो चाहते थे कि उनको अपना भूमि हो, उनको पट्टा मिले और उन्हें भी लगान की जो राशि है वो कम करना, क्योंकि लगान की जो प्रोसेस था वो काफ़ी कठोर था, जिसके कारण से किसानों की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो रही थी। इसके अतिरिक्त जो व्यवसायी वर्ग थे जो औपनिवेशिक व्यापार का विरोध कर रहे थे। मैंने बताया था आपको कि जो 11 सूत्रीय मांग थे उसमें महात्मा गांधी ने इस मांग को रखा था कि जो औपनिवेशिक व्यापार में ब्रिटिश सरकार का जो कंट्रोल है उस कंट्रोल को समाप्त किया जाए, और इसी का वो विरोध कर रहे थे। तो इनके अपने मापदंड थे, जमींदारों के अपने मापदंड थे, किसानों के अपने मापदंड थे, उनकी अपनी कुछ अलग अपेक्षाएं थी, इस कारण से वो इसका विरोध कर रहे थे। जो मजदूर थे वो क्या कर रहे थे, वो हड़ताल कर रहे थे। हड़ताल कब कब हुआ, हड़ताल एक बार हुआ 1920 ईस्वी में। क्या किया गया था कि जब असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया था उसी समय भारतीय औद्योगिक एवं व्यवसायिक कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जो व्यापारियों का एक संघ था। ठीक है, उसी प्रकार से 1927 ईस्वी में भारतीय वाणिज्य संघ एवं उद्योग परिसंघ की स्थापना की गई थी, और जो वहाँ कार्यरत जो मजदूर थे वो इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिए और उन्होंने भी हड़तालें की। ठीक है, हड़ताल कब हुई, 1930 ईस्वी में रेलवे के द्वारा हड़ताल किया गया। 1932 ईस्वी में जो गोदी श्रमिक थे, जो गोदी मतलब बंदरगाह के जो श्रमिक थे, उन्होंने भी काफ़ी बड़े पैमाने पर हड़ताल करके और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का सपोर्ट किया उन्होंने। इसके अलावा बार हो रहा था कि महिलाएं जो हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपने घरों के दहलीजों से बाहर निकलकर जो शराब की दुकानें थी उसका वो पिकेटिंग कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और देखते हैं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसकी क्या क्या सीमाएं थी। व्हाट इज द लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो क्या क्या सीमाएं थी, तो इसकी जो सीमाएं थी वो ये थी कि सबसे पहले तो जो भारत का जो भारतीय समाज है इसमें अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन। उसके अलावा हिंदू धर्म में भी एक बड़ी समस्या थी। हिंदू धर्म में जो धर्म था वो अलग अलग जातियों में विभक्त था और कुछ जातियाँ ऐसी थी जिससे माना जाता था। तो यह एक काफ़ी मतलब आश्चर्यजनक स्थिति इतनी खराब थी, इतनी दयनीय थी कि इस कंडीशंस में दलितों के एक नेता उभर करके आए जिन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने क्या किया, 1930 ईस्वी में दलित वर्ग एसोसिएशन 1930 में उन्होंने क्या किया, एक दलितों के लिए एक अलग पार्टी की स्थापना की। ठीक है, और इनका उद्देश्य था कि जब तक दलितों का उत्थान नहीं होगा, जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम किसी भी देश की परिकल्पना करना मूर्खता है। अगर हम स्वतंत्र हो भी जाएंगे तो स्वतंत्रता सिर्फ राजनीतिक होगी, और वो जो स्वतंत्रता होगी वो सिर्फ और सिर्फ समाज के उच्च वर्ग के, उच्च वर्ण के लोगों के लिए होगी। दलितों की स्थिति में कोई भी सुधार संभव नहीं है। तो इस कारण से वो आंदोलन से काफ़ी अलग रहे। तो कांग्रेस के द्वारा जो यह आंदोलन चलाया गया था उससे एक बहुत बड़ा वर्ग जो था उससे काफ़ी अलग था। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच 26 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना, जहाँ पर वो जेल में थे, जो पूना जो मुंबई के पास एक जगह है, वहाँ पर उन दोनों के बीच में समझौता हुआ। समझौता होने का उद्देश्य क्या था कि जो कॉमनवेल्थ अवार्ड की जो घोषणाएं थी वो घोषणाओं पे अमल नहीं हो, इसके लिए महात्मा गांधी के साथ उन्होंने एक वार्ता की। और इस वार्ता में क्या हुआ, क्या निकल कर सामने आया कि जो समाज के जो दलित वर्ग के लोग हैं उन्हें राजनीति में जो केंद्रीय विधानमंडल है उसमें उन्हें 18% का आरक्षण दिया जाए, और विधानमंडल में जो उनकी सीटें 74 दी गई थी उन सीटों को बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 147 कर दिया गया। उसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए कुछ विशेष प्रावधान रखे जाएं। विशेष प्रावधान का मतलब कि उनके बच्चों को शिक्षा के लिए, उन्हें उनके स्कॉलरशिप के लिए, उन्हें शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए उनके लिए कुछ सीट रिजर्व किए जाएं। तो ये सारी चीज़ें पर बातें हुई और इसके बाद जो है पूना पैक्ट
इस घटना को पुनः पैक्ट कहा जाता है या पुनः समझौता कहा जाता है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। तो एग्जामिनेशन में आता है शॉर्ट नोट्स में या टिप्पणी लिखने के लिए आता है कि पुनः पैक्ट के बारे में लिखें, तो आप देख लेंगे इसको। इसके अतिरिक्त जो एक इम्पॉर्टेंट था कि मुस्लिम और कांग्रेस के बीच में दूरी थी, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो सबसे बड़ा जो कारण था, जो आगे चल कर के आंदोलन धीरे धीरे ये फेल्योर हुआ, उसके पीछे कारण था कि मुस्लिम और कांग्रेस पार्टी के बीच में दूरी बढ़ने लगी। दूरी क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि दूरी इसलिए बढ़ने लगी कि उसी समय कांग्रेस पार्टी और हिंदू महासभा के बीच जो है वो संबंध प्रगाढ़ होने लगे और इधर मुस्लिमों से उनकी दूरी बढ़ने लगी। दूसरी इसलिए भी बढ़े थे क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि साइमन कमीशन जब आया था, जो उसने रिपोर्ट दी थी, उसमें मुसल अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान की बात रखी थी और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा उन सब चीज़ों का क्या किया जाता है, सिरे से उन्हें विरोध किया जा रहा था। तो खैर एक कारण ये भी था और दूसरा कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व वो चाहते थे कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व किस प्रकार का मिले, जनसंख्या के अनुपात में मिले। वो चाहते थे कि बंगाल का जो क्षेत्र है उन क्षेत्र में, ठीक है, वो क्या हो, और पश्चिमोत्तर का क्षेत्र है वहाँ पर उन्हें जनसंख्या के अनुपात में उन्हें राजनीतिक आरक्षण प्राप्त हो, या उनको जो निर्वाचन होगा उसमें उन्हें दिया जाए। और कांग्रेस इस चीज़ से वो नहीं चाहती थी कि वो इस प्रकार से हो, तो वो इस कारण से वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में खुद को अलग रखी। कौन? मुस्लिम लीग या मुस्लिम जो समुदाय थे वो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो एक बहुत ही अच्छे आंदोलन के रूप में या देखा जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जिस तरह से असहयोग आंदोलन काफ़ी अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच चुका था, उसी प्रकार से यह भी अपनी पराकाष्ठा की ओर जा रहा था। परंतु 1931 ईस्वी के आते आते या उसके ढलते ढलते तक ये आंदोलन अपनी जो है गति को धीरे धीरे कम करने लगता है और ऐसा लगता है कि अब यह आंदोलन क्या है, समाप्ति की ओर है। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर में देखा कि किस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, क्या क्या इस आंदोलन में कार्यक्रम रहे और यह आंदोलन किस प्रकार से धीरे धीरे जो है वो अपने समाप्ति में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सामूहिक अपनेपन के भाव। तो सामूहिक अपनेपन का भाव की चूँकि हम पढ़ रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद, और भारत में राष्ट्रवाद का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ, तो अगर हम देखें कि जो स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था 1905 ईस्वी में, उसी समय से भारत में राष्ट्रवाद का जो अंकुर है वो धीरे धीरे फूटने लगा था। अगर हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो ये भी माना जा सकता है कि 1857 का जो विद्रोह था वो राष्ट्रवाद का पहला बीज था, लेकिन धीरे धीरे 1905 ईस्वी तक जो है आम जनता जो है इसे खुद को कनेक्ट करने लगी और सामूहिक अपनेपन की भावना या राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी। और राष्ट्र की जो संकल्पना थी, राष्ट्र की संकल्पना क्या थी, हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्र का अर्थ होता है एक निश्चित भूभाग, निश्चित जनसंख्या, एक निश्चित क्षेत्र, परंतु आपस में संप्रभुता, निश्चित विचारधारा, एक समान विचारधारा हो, ऐसी परिकल्पना को हम राष्ट्र कहते हैं। तो राष्ट्र की परिकल्पना अब धीरे धीरे क्या होने लगी, वो अपना अमूर्त से मूर्त रूप लेने लगी, यानी कि अब वो साकार होने लगा। और उसी बीच में भारत माता का जो है एक चित्र बनाया गया, जो 1905 ईस्वी में उसका प्रयोग किया गया था पहली बार जब स्वदेशी आंदोलन हो रहा था। और उस समय जो भारत माता का जो काल्पनिक चित्र बनाया गया था वो किसने बनाया था, तो अवनींद्र नाथ टैगोर, जो उनके द्वारा जो है एक चित्र बनाया गया था जिसमें भारत माता को अंकित किया गया था। और इस प्रकार से जैसे हम लोग ने देखा था 10वीं की पहली कक्षा में कि यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास कैसे होता है, तो आपने वहाँ पे जर्मेनिया के बारे में जाना था, मैरियान के बारे में जाना था। वो भी क्या थे, वो काल्पनिक देवी थी स्वतंत्रता की। उसी प्रकार से भारत में भी काल्पनिक भारत माता की छवि जो है का प्रयोग किया गया था 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन के समय। और एक पुस्तक थी आनंद मठ, उस पुस्तक जो है 1870 के दशक में लिखी गई थी, किसके द्वारा, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और उसमें उन्होंने पहली बार एक गीत लिखा था वंदे मातरम, और इस गीत को हम जानते हैं कि इसे नेशनल सॉन्ग भी कहा था, राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे मान्यता दी गई है। और ये देश प्रेम की भावना को बढ़ाने में वंदे मातरम की भूमिका जो थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। उसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज का जो परिकल्पना जो है, जैसे भारत माता की परिकल्पना साकार हुई, उस तरह से अब राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हुआ। और सबसे पहले 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन के समय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बताया गया। और उस समय जो ध्वज था उसमें हरा, पीला और लाल रंग का प्रयोग किया गया था। इसके बाद 1921 ईस्वी में जब महात्मा गांधी के द्वारा जब स्वराज के बारे में कहा गया, तो उस समय उन्होंने जो है ध्वज का जो कलर क्या हो गया वो चेंज हो गया, केसरिया,
फिर उसके बाद वाइट, और वाइट में जहाँ अशोक चक्र अभी वर्तमान में है वहाँ पे वो चरखे का प्रयोग किया गया था, और नीचे हरा, जो भारत के अलग अलग संप्रदायों का, उसकी खुशहाली का, उन सारी चीज़ों का वो क्या कर रहा था, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा था। उसके बाद एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नटेशा शास्त्री, जो तमिलनाडु के थे, मद्रास के। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और उसमें उन्होंने इतिहास की पुनर्व्याख्या की थी, और उसमें क्या था कि द फॉलोअर्स ऑफ द सर्दर्न इंडिया, वो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और उसमें जो है वो राष्ट्रीय लोक कथाओं का उन्होंने वर्णन किया था। और उसका उद्देश्य क्या था, वो जो किताब इतना पॉपुलर हुआ था कि उससे राष्ट्रवाद की या राष्ट्र प्रेम की भावना जो है वो अलग अलग लोक कथाओं के माध्यम से वो लोगों में अंकुरित हो रही थी। तो हम इस प्रकार देख सकते हैं, पूरे चैप्टर को हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ, और उसके बाद कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बीच में कौन से घटना चक्र हुए, और उसके बाद किस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचा और धीरे धीरे आंदोलन अपनी समाप्ति की ओर गया। लेकिन इन सब घटनाक्रमों के बीच में जो भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, जो अंततः 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ तो एक साकार के रूप में उभरा, और आज हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हैं, एक सशक्त राष्ट्र के रूप में हैं। तो भारत में राष्ट्रवाद का जो विकास है वो इस प्रकार से आगे बढ़ता है। हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट जरूर करें। थैंक